नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें, अमरोहा की शबनम को फांसी देने की तैयारी तेज हो गई है। मथुरा जिला जेल में फांसी देने की तैयारी तेज हो गई है। राष्ट्रपति ने शबनम की दया याचिका खारिज कर दी है। तो शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी। प्रेमी के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था और आजाद भारत में फांसी की सजा पाने वाली ये पहली महिला है जिसका नाम शबनम है। अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। प्रेमी के साथ मिलकर शबनम ने इस वारदात को अंजाम दिया था और मथुरा में जेल में फांसी देने की तैयारी और ज्यादा तेज हो गई है। मथुरा जिला जेल में फांसी देने की जो तैयारियां की जा रही है, जो मामला आया था, अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था शबनम में। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं शबनम की, जिस तरीके से इसने अपने परिवार के 7 लोगों के मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जल्द ही फांसी की तैयारी और मथुरा जिला जेल में फांसी देने की तैयारी काफी ज्यादा तेज हो गई। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर मथुरा से आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरोहा की शबनम को फांसी देने की तैयारी और ज्यादा तेज हो गई है। तो अमरोहा जिले में 2008 में ये खूनी वारदात हुई थी। प्रेम में अंधी बेटी शबनम ने माता पिता और 10 माह के मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत की नींद सुला दिया था। और अब शबनम को फांसी की सजा देने की जो तैयारी है काफी तेज कर दी गई है। बता दें, आजाद भारत में फांसी की सजा लेने वाली ये पहली महिला होगी जिसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो शबनम ने जिस वारदात को अंजाम दिया उसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अमरोहा की शबनम ने साल 2008 में अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी। प्रेमी सलीम के साथ मिलकर परिजनों को कुल्हाड़ी से काट डाला था। पिता मास्टर शौकत, मां हाशमी, भाई अनीस समेत 7 लोगों की हत्या की थी। शबनम के परिजन उसके प्रेम संबंध का विरोध कर रहे थे। इस मामले में अमरोहा कोर्ट में 2 साल 3 महीने तक सुनवाई चली थी, जिसके बाद 15 जुलाई 2010 को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दोषी शबनम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका खारिज कर दी है। तो अमरोहा की शबनम ने 2008 में अपने परिजनों की हत्या की थी। हम इस समय मौजूद हैं मथुरा के जिला कारागार पे और आपको बता दें कि मथुरा का जिला कारागार एकमात्र ऐसा कारागार है हिंदुस्तान के अंदर जहां पे महिला फांसी घर बना हुआ है। दरअसल मामला अमरोहा का है। अमरोहा में शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या करी थी। निर्मम हत्या करने के बाद न्यायालय ने उसे फांसी की सज़ा दी थी। फांसी की सज़ा देने के उपरांत शबनम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली। याचिका वहां से भी खारिज करने के बाद में राष्ट्रपति जी के यहाँ न्याय याचिका लगाई गई। न्याय याचिका राष्ट्रपति जी के यहाँ से अब न्याय याचिका खारिज हुई। खारिज होने के बाद में उसकी फांसी को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद ये पहला मामला होगा जहाँ किसी महिला को हिंदुस्तान के अंदर फांसी दी जाएगी। न्यूज़ वन इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। तो अमरोहा की शबनम को मथुरा जिला जेल में फांसी देने की तैयारी तेज हो गई है। निर्भया के दोषियों को फांसी देने वाला पवन जल्लाद ही शबनम को फांसी देगा। पवन मथुरा जेल में फांसी घर का निरीक्षण भी कराया है। निरीक्षण के बाद पवन ने क्या कहा है, सुनिए। निरीक्षण में तैयार हूँ, मगर जो है नकलो वार्डर आएगा IGDI से मुख्यालय हमारे, वो मेरठ जेल को भेजेंगे ऑर्डर। मैं उसके लिए मैं रेडी हूँ। इस तरह से आपने कितने टाइम पहले मथुरा जेल का निरीक्षण किया था? करीबन मैं कोई 1 साल पहले गया था जब मैंने निरीक्षण किया था। वैसे तो ओके है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होगा, वो भी कमी पूरी हो जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप ऐसे दोषियों के लिए, क्योंकि आपने देखिए ऐसे दोषियों को तो फांसी होनी चाहिए। जब अपने बहन भाई के, अपने माता पिता को उसने जो है मौत के घाट उतार दिया, तो ये तो बिल्कुल क्राइम, घिनौना क्राइम है। प्रतापगढ़ के पुलिस कप्तान कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बता दें, प्रतापगढ़ में 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है। एसपी शिवहरी मीणा के राज में खुद पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा आखिर कैसे होगी। वाहन चेकिंग के दौरान सीओ सिटी की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। सीओ सिटी के गनर अनिल यादव को दबंगों ने जमकर पीटा है। सीओ सिटी अभय पांडे की वर्दी फाड़ने की कोशिश भी की गई है दबंगों की तरफ से। तो नगर कोतवाली के सदर चौराहा
इलाके की घटना बताई जा रही है। इससे पहले भी एक घटना सामने आई थी जब सिपाहियों को पीटा गया था। तो सीओ सिटी के गनर को बुरी तरह से दबंगों ने पीटा है और सीओ सिटी अभय पांडे की वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की गई। ताज्जुब की बात देखिए, जब पुलिस ही सेफ नहीं है तो वहां की जनता किस तरीके से सेफ होगी। और ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी एक मामला आया था जब सिपाहियों को कुछ लोगों ने पीटा था, उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। और ये फिर से एक बार तस्वीर सामने आई है जब पुलिस कर्मियों पर दबंग भारी पड़ते नजर आए। कौन है ये? सीओ की वर्दी को पता नहीं कौन है, तेरा सिपाही तुमने फोड़ दिया। तो ये गनर की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको बुरी तरह से पीटा गया है। किस तरीके से कानून व्यवस्था संभाली जाए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और सीओ सिटी अभय पांडे की वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की गई। तो हिम्मत देखिए जरा इन दबंगों की, बेखौफियत किस तरीके से यहाँ पुलिस पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये दबंग। और एक बार फिर से आपको बता दें, वाहन चेकिंग के दौरान सीओ सिटी की टीम पर इन दबंगों ने हमला किया और सीओ सिटी के गनर अनिल यादव को जमकर पीटा है। उसके बाद सीओ सिटी अभय पांडे की वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की गई है। नगर कोतवाली के सदर चौराहा इलाके की घटना बताई जा रही है। तो पुलिस कप्तान कानून व्यवस्था संभालने में यहाँ नाकाम साबित हो रहे हैं। किस तरीके से ये कानून व्यवस्था संभाली जाए, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो सवाल ये उठता है कि वहां की जनता को किस तरीके से बचाया जाएगा। वहां जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस तरीके से तस्वीरें आती है अन्याय की, उसको किस तरीके से कम किया जाएगा, क्योंकि पुलिसकर्मियों की जब जिम्मेदारी होती है दबंगों पर नकेल कसने की, तो ये दबंग ही जब इन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं तो आखिर किस तरीके से इनकी दबंगाई कम होगी। तो पुलिस व्यवस्था यहाँ चरमराई सी नजर आ रही है। तेरा सिपाही तुमने फोड़ दिया। मनु सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनु, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से तस्वीरें सामने, पहले भी एक तस्वीर आई थी जब सिपाहियों को पीटा गया और इस बार सीओ सिटी की वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई, उनके गनर को भी पीटा गया। क्या किया जा रहा है? कानून व्यवस्था कहां पर हिलावाली हो रही है? हालांकि हम आपको बता दें, इस तरह से प्रतापगढ़ की बात की जाए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जहां 1 महीने के अंदर 3 बार पुलिस प्रशासन पर हमला हो चुका है। वहीं आज चेकिंग के दौरान सीओ सिटी के गनर पर हमला हुआ, वहीं सीओ सिटी का कॉलर पकड़ा गया और सीओ सिटी को मारने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे पुलिस बल ज्यादा होने के कारण हिरासत में ले लिया गया। कब बताया जाए कि बड़ा सवाल ये है कि जहां पुलिस प्रशासन पर लगातार दबंगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, जहां पुलिस प्रशासन फेल हो चुकी है, जिस तरह से प्रतापगढ़ में शिव हरिमीना कप्तान जब से चार्ज लिए हैं, लगातार बड़ी से बड़ी वारदात हो रही है। वहीं 1 महीने के बाद 1 महीने के अंदर 3 बार पुलिस प्रशासन पर हमला भी हो चुका है। जी मनु, ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या पता चल सका कि वो दबंग कौन थे? क्योंकि सीओ सिटी पर जब हमला किया है तो जाहिर सी बात है तत्परता तो दिखानी चाहिए। जी सही कह रहे। जिस तरह से ये लोकल के दबंग है, कहा जाए गुंडा है, जिस तरह से लोग चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोका, चेकिंग कर रहे थे तो वहीं वीडियो बना रहे थे, उनको सीओ सिटी के गनर ने मना किया कि वीडियो मत बनाइए, तो वहीं मना करने पर तुरंत दबंगों ने गनर पर हमला बोल दिया, जहां गनर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिला अस्पताल में भर्ती भी है। वहीं सीओ सिटी का कॉलर पकड़ लिया गया, सीओ सिटी पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन अब भी पुलिस प्रशासन चेतन नहीं हो रहा है, तो आंखें नहीं खुल रही, कहा जाए तो लगातार पुलिस प्रशासन ध्वस्त है प्रतापगढ़। मनु, क्या कोई भी आरोपी गिरफ्त में आ पाया है? किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? जी हाँ, 2 लोगों को हिरासत में ले चुके हैं, पूछताछ चल रही है, मेडिकल किया जा चुका है। जब सीओ सिटी से बात की गई तो सीओ सिटी ने कहा चेकिंग की जा रही थी, संदिग्ध बताया गया था, तो उनको पूछताछ की जा रही थी, वाहन चेकिंग किया जा रहा था, लेकिन इतनी थोड़ी ही देर में
लेकिन इससे पहले भी मामले आए हैं, क्योंकि जब इससे पहले के मामले की बात करें, सिपाहियों को पीटा गया। ऐसे में पुलिस व्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई साफ नजर आ रहा है। क्यों पुलिस प्रशासन सख्ती नहीं दिखा रहा है, कहां कमी रह जा रही है? क्योंकि लगातार जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो जनता में एक भय का माहौल अलग बनता है और सवालिया निशान अलग खड़ा होता है कि आखिर जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो वहां की जनता क्या सुरक्षित होगी? जी जी, बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन नहीं सुरक्षित है, जनता कहां से सुरक्षित रहेगी? यही बात है। मदापापुर में आज के 1 हफ्ते पहले 2 सिपाही को बंधक बनाकर लगभग 20 से 25 लोगों ने, ग्रामीणों ने बंधक बनाकर जमकर पिटाई की थी, जहां गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिला अस्पताल में भर्ती थे। वहीं कुछ दिन पहले कंधई में सिपाही पिटाई हुई थी, तो आज सीओ सिटी के गनर पर हमला बोल दिया गया, सीओ सिटी का कॉलर पकड़ा गया, लेकिन प्रतापगढ़ की पुलिस ध्वस्त है। बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कानून व्यवस्था प्रतापगढ़ में किस तरीके से चरमरा गई है, तस्वीरें साफ बयां करी। मुजफ्फरनगर से अगली खबर, जहां किसानों की आज पंचायत है। थोड़ी देर में सिसौली में आयोजित होगी भाकियों की ये पंचायत। भाकियों अध्यक्ष नरेश टिकैत भी इस पंचायत में शामिल होंगे। तो भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जादौन, पंजाब नेता बलवीर सिंह भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। पंचायत में खाप और किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। तो पंचायत में खाना पीने की व्यवस्था भी जोरों से की जा रही है। उसकी तैयारियां भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है। पंचायत में किसान आंदोलन को तेज करने पर यहां निर्णय लिया जा सकता है। और बता दें, किसानों की राजधानी सिसौली में ये पंचायत होने जा रही, तैयारियां दिखा रहे हैं और वहां पर किसान भी जुटना शुरू हो गए। तो भाकियों अध्यक्ष नरेश टिकैत शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे कि पंचायत में भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जादौन और पंजाब नेता बलवीर सिंह भी शामिल होंगे। तो किसान आंदोलन को और तेज करने की तैयारी यहां पर तेज की जा सकती है। पंचायत में किसान आंदोलन को किस तरीके से तेज करना है उसको लेकर चर्चा होगी। और साथ ही आपको ये बता दें, किसानों की राजधानी सिसौली में ये पंचायत होने जा रही है। तो तमाम किसान और वहां नेतागण जुटना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, तैयारियों को लेकर काफी तेजी से खाने पीने की भी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। मासिक पंचायत हर महीने की 17 तारीख को ये भारतीय किसान यूनियन की पंचायत इसमें होती है। ये जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं संगठन के, जो आंदोलन चल रहा है उसकी रणनीति इसमें तय होगी कि किस तरीके से कौन कौन लोग, क्योंकि लड़ाई लंबी है तो वो पूरा एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ रहना है, फिर वे कितने दिनों बाद जो है वापसी आएंगे, फिर दूसरे लोग कैसे जाएंगे, वो पूरा एक प्रारूप तैयार होगा। कौन कौन इस पंचायत में शामिल होंगे? इसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं राजवीर सिंह जादौन जी, चौधरी साहब नरेश टिकैत जी रहेंगे, और पंजाब के किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के बलवीर सिंह राज्यवाल जी, वे भी काफ़ी समय बाद सिसौली आ रहे, तो वे भी रहेंगे। अच्छा, कब ये पंचायत शुरू होगी, कितने लोग आने की इसमें अनुमान है? नहीं, ये तो मीटिंग है जी, जो पदाधिकारियों की और मुजफ्फरनगर के जो पदाधिकारी हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी मासिक। तो मुजफ्फरनगर से एक खबर, जहां थोड़ी देर में ये पंचायत शुरू हो जाएगी। भाकियों अध्यक्ष नरेश टिकैत भी इसमें पंचायत में शामिल होंगे और साथ ही कई अन्य वरिष्ठ किसान नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। आगरा के फतेहपुर सीकरी में दिनदहाड़े फायरिंग का मामला सामने है। बता दें, जमीनी विवाद को लेकर दिनदहाड़े फायरिंग की गई। जमीन की नपाई के दौरान ये विवाद हुआ और उसके बाद फायरिंग की गई। बता दें, पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी के कब्जे से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की है। राजस्व टीम की लापरवाही से ये गोलीकांड हुआ है। जमीन की नपाई के दौरान विवाद हुआ और उसके बाद फायरिंग हुई है। क्यों हो गया था साहब झगड़ा? तो आगरा के फतेहपुर सीकरी में दिन दहाड़े ये फायरिंग का मामला सामने आया। जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग की गई थी। आपको बता दें, जमीन की नपाई के दौरान विवाद हुआ और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। क्यों हो गया था साहब झगड़ा? तो फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की गई है। राजस्व टीम की लापरवाही से ये गोलीकांड होता नजर आया है। क्यों हो गया था साहब झगड़ा? तो आगरा से इस वक्त की ये खबर, फतेहपुर सीकरी में जमीन की नपाई के दौरान ये विवाद हुआ, जिसके बाद दिन दहाड़े फायरिंग की गई।
झगड़ा हो गया जमीन के ऊपर, ग्राम पंचायत जगह घेर हो गया, हमारी पुलिस की जमीन है। ग्राम पंचायत की जगह को घेर रहे हैं? हाँ। कौन घेर रहा था? बालकिशन। तो आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, आप लड़ाई क्यों? हम दरखास्त दिए आए वहाँ में, गोली छोड़ दी वहाँ पहले थी। पहले ही गोली छोड़ दी डायरेक्ट? कहाँ रहते हो आप? पूरा पता? लाल दरवाजा। लाल दरवाजे में। तो आगरा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जमीन की नपाई के दौरान विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिन दहाड़े फायरिंग कर दी गई। तो राजस्व विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसके कारण ये गोलीकांड हुआ है। क्योंकि जमीनी विवाद को लेकर जब ये फायरिंग का मामला सामने आया है, जमीन की नपाई हो रही थी और उस दौरान विवाद हुआ इतना ज्यादा कि फायरिंग वहां पर शुरू हो गई। दिन दहाड़े फायरिंग की गई। आरोपी के कब्जे से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। तो फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो आगरा के फतेहपुर सीकरी की खबर। फतेहपुर सीकरी में ग्राम 2 हिस्सा में एक घटना कल शाम को घटित हुई थी। इसमें ज़मीनी विवाद था। एक राजस्व टीम गई थी जो वहाँ पे पैमाइश कर रही थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई और दूसरे पक्ष के पैर में फायर लगा। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल मौके पहुंचकर तीनों ही आरोपियों को मौके से गिरफ्तार करती है। उनके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की जाती है और एक खाली खोखा और एक जिंदा कारतूस भी मिलता है पुलिस को। चंद्रकांत शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, आपसे जानेंगे ये जो विवाद के बाद फायरिंग हुई है, कौन से 2 पक्ष थे और किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला एक राजस्व विभाग की टीम के द्वारा जो ग्राम समाज की जमीन और जो अवैध अतिक्रमण था उसकी शिकायत की गई थी। तो उसके बाद में एसडीएम क्रावली के द्वारा इस पूरी जमीन की नापतोल के लिए राजस्व जब टीम को भेजा गया तो वहां पे उसमें एक हिदायत और दी गई उस आदेश में कि इसमें पुलिस प्रशासन है उसका सहयोग लिया जाए। लेकिन राजस्व टीम ने इस पुलिस प्रशासन को दरकिनार करते हुए खुद के दम पर उस पे नापतोल करवाई गई। जब आपस में जब 2 पक्ष थे, जो शिकायतकर्ता पक्ष था और जो वहां पे जिसका कब्जा किया हुआ है दूसरा पक्ष था जो कब्जा धारक था, तो उन दोनों के बीच में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें जो फायरिंग करने की नौबत आ गई। वहीं आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला जो फायरिंग जो की गई थी वो जमीन पे की गई थी। जमीन से गोली है जो चढ़ने के बाद में वो एक दूसरे पक्ष के पैर में लगी है। ठीक है। और जब इसके मामले की पूरे की जब जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची है और उसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे जो लाइसेंसी जो रिवॉल्वर थी उसको भी बरामद किया है और जो कारतूस है जो चलाया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। और पुलिस पूरे मामले की जांच करने के बाद में आगे कार्रवाई की बात कर रही है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे तो अमरोहा से खबर, जहां पुलिस की सुस्ती ने एक मासूम की जान ले ली। अमरोहा पुलिस के लिए अपहरण की घटना मायने नहीं रखती। बच्चे के अपहरण की घटना को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण ये घटना सामने आई है। बता दें, अमरोहा से अपहरण हुए बच्चे की बदमाशों ने हत्या कर दी। घर के पास मस्जिद की छत पर बने गुंबद में बच्चे का शव मिला है। देर रात 5 साल के मासूम तबिश का अपहरण हुआ था। अपहरण कर बदमाशों ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। अमरोहा एसपी सुनीति सिंह की पुलिस ने बदमाशों के आगे घुटने टेके। आपकी पुलिस ने अपहरण की घटना को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, साफ बयां हो रहा है पुलिस की लापरवाही के कारण इस बच्चे की जान चली गई। बच्चे की हत्या होने के बाद भी पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नौगावा सादत थाना क्षेत्र के बीलना गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां इस बच्चे का अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। देर रात 5 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था। 30 लाख की फिरौती मांगी गई। इस घटना को पुलिस ने कतई गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे की हत्या कर दी गई। अमरोहा से अपहरण किया गया और बच्चे की इन बदमाशों ने हत्या कर दी। घर की छत पर बना हुआ जो गुंबद, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें बच्चे का शव बरामद किया गया। देर रात 5 साल के मासूम तबिश का अपहरण हुआ था। अपहरण कर बच्चे के बदले 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी बदमाशों ने।
गुंबद में ये बच्चे की शव बरामद किया गया। बता दे अपहरण किया गया था, 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई उसके बदले। अमरोहा एसपी सुनीति सिंह की पुलिस ने बदमाशों के आगे इस तरीके से घुटने टेक दिए हैं कि नतीजा ये है कि बच्चे की यहां पर हत्या कर दी गई है। तो आखिर अपहरण की घटना को क्यों गंभीरता से नहीं लिया गया, क्यों इंतजार करते रहे कि कुछ घटना घटित हो तभी एक्शन लिया जाए? बच्चे की हत्या होने के बाद भी पुलिस के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब अपहरण हुआ तब नजरअंदाज कर दिया और अब हत्या हो गई है, तो उसके बाद भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 5 साल का मासूम तबिश जिसका अपहरण किया जाता है, उसके बाद फिरौती मांगी जाती है 30 लाख रुपए की। पुलिस बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं सोचती, इस विषय को गंभीरता से लेती ही नहीं, और नतीजा ये होता है कि बच्चे की हत्या की जाती है और घर की छत पर बने गुंबद में उसका शव मिलता है। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तमाम सवाल खड़े होते हैं कि बच्चे की हत्या होने के बाद भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, क्यों वक्त रहते गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया गया, क्यों पुलिस ने आगे छानबीन नहीं की गई, क्यों आखिर पुलिस की तरफ से इस तरीके से लापरवाही, हिलाहवाली नजर आती है? तो अमरोहा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 5 साल के मासूम तबिश की हत्या कर दी गई, अपहरण किया गया, फिरौती मांगी गई और उसके बाद हत्या कर दी गई बच्चे की। तो पुलिस की लापरवाही के कारण इस मासूम की जान चली गई। शायद अगर वक्त रहते कुछ कदम उठाया होता, एक्शन लिया होता, गंभीरता से इस विषय को लिया होता, तो शायद इस मासूम बच्चे की जान बच जाती। जो है शाम अगवा कर लिया था 6:30 और 7 के बीच। तो अगवा किसने करा, आपको कुछ पता लगा था? जी इसमें पता नहीं था, लेकिन उसमें एक हमें पर्चा मिला जी, जिसमें 30 लाख रुपए की डिमांड थी और ये कहा था कि कोई चालाकी, कोई कुछ नहीं करना और पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और ये 30 लाख रुपए फरीदी गेट पर रखने। फरीदी स्कूल ये नई बस्ती में जो है जी, फरीदी कोई मदरसा है, कोई जगह है, स्कूल है। अच्छा, आज सुबह आपको कैसे पता चला कि मस्जिद की छत पर इस तरीके से? मस्जिद की छत पे जो है कुछ बच्चे पतंग उड़ाने गए जी। हाँ, उन्होंने बच्चों ने देखे उसके पैर उसमें गुंबद से बाहर निकले हुए जो है। संवाददाता प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप, आपसे जानकारी लेंगे, ये जो अपहरण की पूरी घटना आई और पुलिस ने जो एक्शन नहीं लिया, तब से लेकर अब तक क्या कुछ किया जा रहा है वो बताएं। जी देखिए, मैं बताया तो ये जो पूरा मामला नौगावा थाना है बेलना गांव का, जहां एक देर शाम बच्चे को जो है अपहरण करके जो है अगवा कर लिया गया था और उनके घर पर एक पर्ची डाली गई थी जिसमें 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। और आज सुबह जैसे ही गांव में मस्जिद बनी है, उसमें छोटे बच्चे पतंग उड़ाने छत पर पहुंचे मस्जिद की, उन्होंने बच्चे के सबको देखा। बच्चे के मुंह पर टेप लगा हुआ था और जिसमें सूचना मिलते ही भी पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन जांच में जुटा है। ठीक है, अगर हम पुलिस को लेकर बात करें तो जब उनसे शिकायत की गई या अपहरण की, तो उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों आखिर इस विषय को इतना हिलावाली से छोड़ दिया गया? देखिए, ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही साफ नजर आती है कि ये बड़ी घटना होने के बाद ही पुलिस ने एकदम संज्ञान नहीं लिया। इस पर पुलिस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, एक मासूम बच्चे का अपहरण होता है और अगर शिकायत की जाती है और इस विषय को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, फिर बाद में जब हत्या होती है तो उन पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। इस तरीके से कैसे काम चलेगा? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जी बिल्कुल, कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ये जो है जैसा योगी जी के आदेश को भी ये ऐसे कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी जो है पलीता लगाते नजर आते हैं, क्योंकि जब ऐसी मामला है तो एकदम उस पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई ना सिर्फ पलीता लगाते नजर आते हैं, बल्कि वहां की जो जनता है उनकी सुरक्षा के साथ भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से जब हीला हवाली की जाती है प्रशासन की तरफ से, तो वहां पर जो बदमाश है और ज्यादा बेखौफ हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में तो आ ही जाता है कि आप पुलिस तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, पुलिस तो चैन की नींद सो ही रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही रहता है। अब इसलिए अपराधी जो खुलेआम घूमता है, खुलेआम घटना को अंजाम देता है, वो फिक्र रहता है।
अभी फिलहाल अगर हम जानने की कोशिश करें उन प्रशासनिक अधिकारियों की, क्या उनकी नींद खुल गई है? क्या कोई बयान सामने आए हैं? जी, बयान कप्तान महोदय ने बयान दिया है कि टीम मौके पर जो है जांच कर रही है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये सिर्फ मौके पर जांच ही कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से जब तस्वीरें सामने आती है तो साफ बयां होता है कि कितनी यहाँ पर पुलिस व्यवस्था चरमरा गई है, कितनी हिलाहवाली दी जा रही है। क्योंकि जो लोग शिकायत लेकर जाते हैं इस उम्मीद में कि पुलिस उनकी मदद करेगी, लेकिन यहाँ पर जरा भी सुध नहीं ली जाती उनकी। जी देखिए, मैं ये बताता हूँ कि जब से नवनियुक्त कप्तान सुनीति आई हैं तब से अमरोहा जनपद में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अपराध को अंकुश नहीं लगा पा रही हैं। देखिए, अमरोहा से तो ये खबर है ही, और इससे पहले भी कई और जिलों से भी इस तरीके से खबरें आई हैं, जहां अगर यूपी सरकार की हम बात कर रहे हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा यही कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस प्रशासन को सख्त रहने की हिदायत दी जाती है। लेकिन बावजूद इस तरीके से ये नतीजे आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, तो साफ बयां हो रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों में कोई डर नहीं रहा क्या सीएम योगी की बातों का? जी बिल्कुल बिल्कुल, सीएम योगी के आदेश की धज्जियां लगातार साफ उड़ाते दिखाई देते हैं अधिकारी। उच्च अधिकारियों की हम बात करें जी, उच्च अधिकारियों की बात करें तो सीएम योगी के निर्देशों का साफ पालन करने की बात कही जाती है, और ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी, कागजों में बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की जाती। हमेशा पुलिस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, पुलिस प्रशासन लापरवाही बड़ी दिखा रहा है। बीलना गांव में कल शाम को करीब 7 बजे के आसपास ये बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था और उसके बाद परिवार वालों को नहीं दिखा, तो तत्काल उन्होंने ढूंढ शुरू कर दी थी और करीब 12 सवा 12 के आसपास वो लोगों ने पुलिस अप्रोच किया। तत्काल उसमें एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और हम लोगों ने 4 टीम का गठन करके वहाँ पे आसपास सर्च ऑपरेशन और बाकी पूछताछ शुरू कर दी थी। उसी क्रम में जो वादी है उनके घर के करीब 50 मीटर पीछे ही एक मस्जिद है, उस मस्जिद की छत पर आज सुबह उस बच्चे की डेड बॉडी मिली है। अभी हमारी फील्ड यूनिट मौके पर है, डॉग स्क्वाड मौके पर है और एक बार घटनास्थल का एक विस्तृत निरीक्षण किया। तो अमरोहा से ये खबर है, इस खबर के माध्यम से साफ पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन कितना लापरवाह हो चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन से लोगों की परेशानी पर डीएम गाजियाबाद की पहल सामने आ रही है। बता दें, गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे की पहल सामने आई है। मौलिक कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। तो धरना स्थल के आसपास ये मौलिक कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। बता दें, लोगों को जो परेशानी हो रही है किसान आंदोलन की वजह से, उसको लेकर ये पहल की गई है। मौलिक अधिकारों को देखिए जरा, वो बोर्ड लगाए गए हैं, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य, और नीचे वो तमाम पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनको पढ़कर शायद इन लोगों को अपने मौलिक कर्तव्य याद आ जाए। तो लोगों को जिस तरीके से परेशानी हो रही है उनको देखते हुए डीएम गाजियाबाद ने ये पहल की है। किसान आंदोलन जहां जहां हो रहा है उन जगहों पर आसपास में बोर्ड लगाए गए हैं। देखिए जरा, तमाम पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पर मौलिक कर्तव्यों को याद दिलाने की कोशिश में ये बोर्ड लगाए गए हैं। तो धरना स्थल के आसपास ये मौलिक कर्तव्यों को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है इन बोर्ड्स के जरिए। धरना देते हैं, उसके बाद ज्ञापन। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।